इस कहानी के शुरुआत में हमें एबिगेल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो सुनसान जंगल में अकेले घूम रही थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि एबिगेल पूरी तरीके से गुम हो चुकी है। इस घने जंगल में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं इसका अंदाजा भी एबिगेल को नहीं था। पर तभी अचानक वहां एबिगेल के फादर जोनाथन आ जाते हैं। जोनाथन ने अपनी बेटी एबिगेल को जानबूझकर जंगल में छोड़ा था ताकि वो एबिगेल को ऐसे ऐसे तरीके बता सकें जिसमें कि वो तारों की मदद से अपनी दिशा पता कर सकती थी। ये बहुत ही पुरानी तकनीक होती है जिसमें कि आसमान के तारों की मदद से एक डायरेक्शन बनता था और इसी टेक्निक का यूज करके हम सही दिशा पता कर सकते थे। अब यहाँ जोनाथन अपनी बेटी एबिगेल को लेकर वापस घर लौट चलता है, लेकिन उनके घर के पास तो सीनियर ऑफिसर जिसका नाम जेरेट होता है वो जोनाथन और उसकी पूरी टीम को जल्द से जल्द अपने साथ लेने आ गया था। दरअसल जोनाथन एक वैज्ञानिक होता है जो कि अपने साथियों के साथ कुछ रिसर्च करता था। जोनाथन और उसके साथियों का ये पूरा रिसर्च जेरेट के अंडर आता था, इसीलिए अब जेरेट जोनाथन को ज्यादा कुछ ना बताकर उसे अपने साथ तुरंत ही चलने के लिए कहता है। जोनाथन 5 मिनट का वक्त देकर अपने घर के अंदर आ गया था। सबसे पहले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को एक सेफ जगह पर छुपा देता है ताकि उसके जाने के बाद कोई भी उसे छू ना सके। पर उन डॉक्यूमेंट्स को छुपाते हुए एबिगेल ने अपने फादर को देख लिया था। अब काफी देर होने के कारण जेरेट और उसके सभी साथी जोनाथन को जबरदस्ती पकड़कर लेके चले जाते हैं। जोनाथन की बेटी और उसकी वाइफ परेशान हो गए थे कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेरेट के लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया था कि जोनाथन की इन्फेक्टेड होने के कारण वो उसे क्वारंटीन सेंटर लेकर जा रहे हैं। बेचारी एबिगेल अपने फादर को बचा ही नहीं पाती। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। एबिगेल तो काफी बड़ी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, लेकिन जब एबिगेल अपने बेड पर सो रही होती है तभी अचानक वो हवा में फ्लोट करने लगी थी। एबिगेल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तब वो अपने बेड पर गिर जाती है। हालांकि एबिगेल को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर वो इन सारी चीजों को एक सपना मानकर अपने फादर द्वारा दी गई एक लॉकेट को पहन लेती है। ये लॉकेट जोनाथन ने अपनी बेटी को जाते समय दिया था, जिसे कि एबिगेल ने अपने पास संभाल कर रखा है। अब यहाँ एबिगेल एकदम फ्रीली शहर में निकल पड़ती है, पर तभी हमें ये बात पता चली कि ये पूरा शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है। दरअसल कुछ साल पहले ही एक खतरनाक वायरस की वजह से चारों तरफ महामारी फैल चुकी थी, जिससे कि बहुत सारे मासूम लोग इन्फेक्टेड होकर मारे जा रहे थे। इन्हीं सारी चीजों से शहर को बचाने के लिए उसे पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया था, यानी कि अब कोई भी ना तो शहर से बाहर जा सकता था और ना ही अंदर आ सकता था। लेकिन शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मास्क पहनकर घूमा करते थे। इन सभी का काम होता था इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ना। हालांकि जो भी इंसान अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता था तब उसके बॉडी में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते थे, इसीलिए वो सारे मास्क वाले लोग अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके पता लगा लेते थे कि कौन इन्फेक्टेड है कि नहीं, और फिर इन्फेक्टेड लोगों को पकड़कर वो अपने साथ लेकर चले जाते थे। एबिगेल के फादर जोनाथन इसी तरीके से इन्फेक्टेड होने के कारण वो सभी उन्हें पकड़कर लेकर चले गए होते हैं। एबिगेल तो अपने फादर को बहुत ही ज्यादा मिस करती थी। अब अगले दिन एबिगेल अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही थी, तभी अचानक वहां पर एक मास्क मैन आ जाता है जो एबिगेल की बॉडी को चेक करने लगा था, क्योंकि उसे शक हो गया होता है कि शायद एबिगेल भी इन्फेक्टेड है कि नहीं। लेकिन एबिगेल बिल्कुल भी शांत नहीं रहती, वो तो उल्टा मास्क मैन से लड़ाई करने लग जाती है। मास्क मैन से काफी लड़ाई करने के बाद एबिगेल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शहर में मौजूद सारे लोग इसी तरीके से मास्क मैन से अपनी जान बचाते और अपने घर के अंदर छुपे रहते। लेकिन यहाँ अगले ही दिन एबिगेल को वो मास्क मैन वापस दिख जाता है, जो कि लगातार अब एबिगेल का पीछा करने लगा था। वो मास्क मैन एबिगेल के घर तक आ जाता है, पर अब एबिगेल की मॉम ने उस मास्क मैन पर पीछे से हमला कर दिया था, जिससे कि चोट लगने की वजह से वो मास्क मैन नीचे गिर गया था। एबिगेल ने जब उसका मुखौटा हटाया तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि उसके फादर का साथी था। इसका नाम रॉय होता है, जिसे कि कई साल पहले जेरेट के लोग जोनाथन के साथ पकड़कर लेकर चले गए थे। यहाँ एबिगेल को लगता था कि उसके फादर और उनके सारे साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि रॉय जिंदा है तब वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके फादर की भी जिंदा होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। अब यहाँ एबिगेल रॉय से पूछताछ करने लगी थी कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तब जाकर रॉय उसे सारी बातें सच सच बताता है। दरअसल जब जेरेट के लोग उन सभी को पकड़कर लेकर चले गए थे तब रॉय के पास 2 ऑप्शन थे।
या तो वो क्वारंटीन सेंटर में हमेशा के लिए चला जाए या फिर जेरेड के लिए काम करने लगे। अब यहाँ रॉय के ऊपर अपनी फैमिली वालों की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो शहर में अकेले थे। इसीलिए मजबूरी में आकर रॉय जेरेड के यहाँ नौकरी करने लग जाता है। रॉय के जितने भी साथी थे वो कहीं न कहीं इसी शहर में मौजूद होते हैं। इसीलिए अब एबिगेल रॉय से पूछने लगी थी कि क्या उसके फादर जोनाथन भी जिंदा हैं। रॉय इसका जवाब एबिगेल को हाँ में नहीं देता क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि जोनाथन जिंदा भी है कि नहीं। पर यहाँ तो एबिगेल रॉय को ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर वो उसके फादर के पास पहुंचने का रास्ता नहीं बताएगा तब वो रॉय की पोल खोल देगी कि वो जोनाथन के साथ काम किया करता था। इसीलिए अब रॉय अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए एबिगेल को एक नक्शा दे देता है जो कि अंडरग्राउंड रास्ते से जाता था। साथ ही साथ रॉय ने केविन नाम के एक आदमी का भी नाम बताया था जिससे कि एबिगेल को काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। इसीलिए अब बिना देरी किए एबिगेल उस नक्शे को फॉलो करने लग जाती है। लेकिन यहाँ आधे रास्ते तक पहुँचने के बाद एबिगेल ने देखा कि जेरेड अपने बहुत सारे साथियों को पकड़कर सजा दे रहा है। ये देखकर एबिगेल तुरंत ही वहाँ से भाग गई थी। अब वो सीधा केविन के ऑफिस में चली जाती है। एबिगेल ने धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो केविन का पीछा करते करते उसके गाड़ी में भी चली जाती है। पर केविन जैसे ही अपने घर के बाहर निकला उसके सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है। उस आदमी के हाथ में अजीब तरीके की रोशनी चमक रही थी जो कि केविन पर फोकस कर देता है। इस अनोखे जादू की वजह से केविन की कार एकदम से रुक गई थी और अब केविन को डराते धमकाते हुए वो कार के अंदर बैठ जाता है जो केविन को अपने साथ सिक्योरिटी हेड के ऑफिस में लेकर चला गया था। वो जादूगर केविन को लेकर ऑफिस में निकल जाता है और यहाँ कार में जो एबिगेल मौजूद थी वो भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लग गई थी। एबिगेल ने देखा कि मास्क वाले बहुत सारे आदमी कुछ लोगों को अंदर भेज रहे हैं और ये जगह कहीं न कहीं रॉय द्वारा दिए गए नक्शे से मैच कर रही थी। लेकिन यहाँ एबिगेल जैसे ही अंदर थोड़ी और जांच करने जाती तभी वो सारे मुखौटे वाले उसके सामने आ जाते हैं। वो सारे लोग एबिगेल को ना देखें इसीलिए वो तुरंत ही बाहर निकल गई थी। लेकिन घर के बाहर तो काफी डरावना माहौल था। चारों तरफ बमबारी हो रही होती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि दो ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बंदूक और बॉम्ब से नहीं बल्कि उन सभी के पास अजीब तरीके की चमकने वाली रोशनी थी जिसे कि वो अपने हाथ से दुश्मनों पर फेंक रहे थे। एबिगेल इन सारी चीजों से बचते हुए दूसरी तरफ निकलना चाहती थी पर तभी एक हमला आकर डायरेक्टली एबिगेल को लग जाता है और वो तो तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। एबिगेल के फादर द्वारा दिया गया वो लॉकेट भी टूटकर नीचे गिर जाता है पर तभी एक मुखौटा वाला आदमी एबिगेल को पकड़कर वहां से लेकर चला गया था। एबिगेल बेहोशी की हालत में अपने फादर द्वारा बिताए गए कुछ पलों को याद करती है जिसमें कि एबिगेल को अपने फादर द्वारा बताई गई एक कहानी याद आ रही थी। जोनाथन कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में नॉर्मल इंसानों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अनोखी शक्तियां और पावर्स मौजूद थीं। वो सारे पावरफुल इंसान अपने बॉडी में से ऊर्जा निकालकर बहुत सारी अनोखी चीजें कर सकते थे जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकते। उन सभी पावरफुल लोगों को रेंजर्स कहा जाता था। लेकिन एक राजा जो कि खुद रेंजर होता है वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी और के पास ये पावर्स मौजूद हों। इसीलिए राजा ने अपने शहर से सारे स्ट्रेंजर्स को निकालना और मारना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसके अलावा और कोई भी शक्तिशाली ना रहे। लेकिन यहाँ रेंजर्स भी डिजर्व करते थे अपनी लाइफ शांतिपूर्वक बिताने का। इसीलिए एक इन्वेंटर ने ऐसी डिवाइस बनाई जिससे कि कोई पता नहीं लगा सकता था कि वो एक रेंजर है कि नहीं और इसी डिवाइस का यूज करते हुए वो सारे रेंजर्स साधारण इंसानों के बीच अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे क्योंकि राजा इस डिवाइस की मदद से कॉमन इंसान और रेंजर्स में फर्क पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब राजा को ये बात पता चली तब उसने वो इन्वेंटर और उसकी डिवाइस को ही किडनैप कर लिया। वो बेरहम राजा और कोई नहीं बल्कि जेरेड ही होता है और कहानी में जिस इन्वेंटर की बात हो रही थी वो एबिगेल के फादर खुद थे जिसे कि जेरेड ने इन्फेक्टेड होने के बहाने किडनैप करा लिया। और अब जेरेड और उसके साथी इसी तरीके से शहर में घूमकर उन लोगों को पकड़ते थे जो कि रेंजर्स थे। अब यहाँ एबिगेल होश में आने के बाद शहर की उस हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि यहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो असल में रेंजर्स होते हैं। उन्होंने इस पूरी जगह को अपने रहने का स्थान बना लिया था
क्योंकि इस जगह पर जेरेट और उसके सारे साथी बहुत ही कम ही आया करते थे। एबिगेल इतने सारे पावरफुल लोगों को एक साथ देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके फादर ने जो कहानी सुनाई थी वो रियलिटी में है। अब वहीं एबिगेल की मुलाकात स्पेंसर नाम के एक रेंजर से होती है। स्पेंसर बिगनर रेंजर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया करता था, इसीलिए अब एबिगेल को भी अकेला देखकर स्पेंसर उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। हालांकि एबिगेल को लग रहा था कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन जब उनका प्रीस्ट एबिगेल्स की पावर्स को निहारता है तब ये रिवील हुआ कि एबिगेल भी एक रेंजर है। कोई नॉर्मल रेंजर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेंजर, जिसके पास बाकी रेंजर्स के मुकाबले काफी अनोखी शक्तियां थीं। ये सारी शक्तियां पहले एबिगेल ने रिवील इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास अपने फादर जोनाथन द्वारा दिया गया एक लॉकेट था। ये लॉकेट उनके द्वारा बनाया गया एक अच्छा डिवाइस होता है जिससे कि रेंजर्स एकदम इंसानों जैसे दिखते थे, साथ ही साथ वो उनकी पावर्स को भी छुपाता था। इसीलिए जब लड़ाई के दौरान एबिगेल का वो नेकलेस नीचे गिर गया था तब एबिगेल की रेंजर्स की शक्तियां वापस आ गई थी। प्रीस्ट जैसे ही इन सारी पावर्स को टेस्ट कर रहा था तभी एबिगेल के पावर इतनी ओवरलोड होने की वजह से चारों तरफ एक अनजानी एनर्जी निकलने लग जाती है। इस एनर्जी को रेंजर्स ने आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था, जिससे कि सभी को पता चल गया होता है कि एबिगेल के पास अनोखी शक्तियां हैं। अब यहाँ बेन नाम का एक रेंजर जिसने एबिगेल की जान बचाई थी, वो अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि उन्हें कैसे भी करके जेरेट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसका आतंक बढ़ता ही जाएगा। बेन की टीम में जो भी रेंजर्स थे वो जेरेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे ताकि जेरेट अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। अब दूसरी तरफ स्पेंसर एबिगेल को सारी शक्तियां यूज करना सिखा रहा था। दरअसल हम सारे रेंजर्स को अपनी पावर्स इकट्ठा करके शूट करने के लिए एक इंजन की जरूरत थी। ये इंजन अलग अलग लोगों पर अलग तरीके से काम करता था। अब यहाँ एबिगेल स्पेंसर को एक अजीब तरीके के लॉकर में से सामान निकालते हुए देखती है। एबिगेल इसीलिए शॉक हो गई थी क्योंकि इसी तरीके का लॉकर उसके फादर के पास भी था। स्पेंसर के अच्छे से सिखाने के बाद एबिगेल सीधा अपने घर पर चली जाती है। उसने सालों पहले अपने फादर को देखा था कि वो इसी लॉकर में कुछ छुपा रहे थे, और अब जैसे ही एबिगेल उस लॉकर को टच करती है तभी वो लॉकर अपने आप ही ओपन हो गया था। अंदर चेक करने पर एबिगेल को उसके अंदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की फोटो मिलती है और किसी बड़ी जगह का ब्लूप्रिंट मिलता है। इन दोनों चीजों के बारे में पता करने के लिए एबिगेल सीधा रॉय के पास चली गई थी। अच्छे से देखने पर रॉय बताता है कि ये एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और ये जो पेपर पे ब्लूप्रिंट है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सारे रेंजर्स को छुपाया गया है। एबिगेल ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि शायद वहाँ पर उसके फादर भी मिल सकते हैं। इसीलिए रॉय के बताए गए रास्ते पर एबिगेल तुरंत निकल जाती है उस जगह पर पहुंचने के लिए। रॉय ने एबिगेल को धोखा दे दिया था। उसने तो एबिगेल के बारे में जेरेट को पहले ही बता दिया होता है, इसीलिए रास्ते में ही जेरेट और उसके आदमी एबिगेल को रोक लेते हैं। जेरेट एबिगेल पर हमला करने ही जा रहा था, तभी वहाँ बेन आकर अपनी रेंजर की पावर्स की मदद से जेरेट को रोकने लग जाता है। लेकिन यहाँ जेरेट सिर्फ नाम के लिए किंग नहीं था, उसके पास बाकी रेंजर्स से भी काफी ज्यादा पावर्स थी। इसीलिए वो बेन को अपनी बेशुमार पावर की मदद से कैद कर लेता है। हालांकि जब जेरेट बेन को मारने जा रहा था तभी एबिगेल अपनी सिखाए गए ट्रेनिंग को याद करते हुए पावर्स जमा करती है और जेरेट के ऊपर मार देती है। जेरेट का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था। इस मौके का फायदा उठाकर एबिगेल तुरंत ही बेन को लेकर वहां से निकल जाती है। सेफ जगह पर पहुंचने के बाद बेन ने तुरंत डिसाइड कर लिया था कि उन्हें जेरेट और उसके लोगों को खत्म करना होगा, नहीं तो एक समय बाद हम सभी रेंजर्स का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए अगले दिन ही बेन एबिगेल और बाकी साथियों के साथ जेरेट के लोगों पर हमला करने के लिए चला जाता है। हालांकि वो पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे, लेकिन बेन के एक साथी ने उसके साथ धोखा किया और जेरेट के लोगों को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे कि जेरेट के लोग बेन की पूरी टीम पर पलटवार करते हैं। जेरेट की पूरी टीम इतने हमलों को सहन ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी ये कोशिश बहुत ही नाकामयाब हो जाती है। वो ये जंग पूरी तरीके से हार चुके थे और अब मजबूरी में उन्हें वहां से भागना पड़ता है। बेन अपनी हिम्मत हार चुका था क्योंकि अब उसके पास इतने लोग नहीं बचे होते कि वो जेरेट का सामना कर सके। लेकिन एबिगेल उन सभी को मोटिवेट करती है और एक अच्छे प्लान के बारे में बताती है। एबिगेल ने डिसाइड किया कि वो उन सभी लोगों को लेकर टनल के रास्ते से उस जगह पर चली जाएगी जहां पर सारी रेंजर्स को बंदी बनाया गया था।
हालांकि जब एबिगेल अपने सभी साथियों के साथ टनल की तरफ निकल पड़ती है तब जेरेट के लोग भी उसी जगह पर हमला कर देते हैं, लेकिन एबिगेल ने पहले से ही ये पॉसिबिलिटी सोच रखी थी, इसीलिए वो अपने सभी टीममेट्स को एक दूसरी जगह से टनल में लेकर जाती है। टनल में घुसते ही सभी लोग सिपाहियों पर हमला करने लगे थे। तब उस जगह पर उन्हें वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिलता है जिसकी फोटो एबिगेल को अपने फादर के लॉकर में मिली थी। अब इंजन को अच्छे से स्टार्ट करने के बाद वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाहर निकलने लगा था। शहर के एकदम एंडिंग पॉइंट पर जाते ही उन्हें ये रियलिटी पता चली कि वो शहर तो एक पावरफुल लेयर से घिरा हुआ था। हालांकि सभी को बचपन से बताया गया था कि लेयर के उस पार एक खतरनाक दुनिया है, लेकिन जब एबिगेल और उसके साथी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर लेयर के उस पार जाते हैं तब उन्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखाई दी जिसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं होती। तब जाकर ये पता चलता है कि जेरेट ने ये सारी चीजें जानबूझकर बनाई थी, क्योंकि वो बाकी बची हुई दुनिया पर अकेले ही राज करना चाहता था। अब यहाँ एबिगेल और उसके सभी साथी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ का ब्लूप्रिंट उनके पास मौजूद था। अंदर घुसते ही उन सभी ने जल्द से जल्द पूरे स्टेशन पर काबू पा लिया होता है। दरअसल ये पूरा स्टेशन जेरेट और उसके लोगों ने ही बनाया था, जिसकी मदद से वो शहर में मौजूद इस बड़ी सी लेयर को काबू में रख सके। और तो और स्टेशन के अंदर एक ऐसी जनरेटर मशीन लगी हुई थी जो कि रेंजर्स को इकट्ठा करके उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती थी, और इसीलिए जेरेट सारे रेंजर्स को पकड़कर यहीं पर लाता था। हालांकि एबिगेल और उसके सभी साथियों ने बाकी बचे हुए रेंजर्स को छुड़ा लिया था, पर एबिगेल को अपने फादर जोनाथन कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। एबिगेल जब अपने फादर को ढूंढते हुए एक जगह पर आती है तभी उसे अपने फादर द्वारा बनाए गए बहुत सारी घड़ी नजर आ गई थी, जिसे टच करते ही एबिगेल अपने बचपन में पहुंच जाती है, क्योंकि इन सारी घड़ियों पर उसके फादर जोनाथन ने ही जादू किया था, जिससे कि अब एबिगेल को अपने फादर जोनाथन की एक बात पता चलती है। दरअसल जोनाथन को पहले से ही पता था कि जेरेट उसे पकड़कर यहाँ पर ही लेकर आएगा, पर साथ ही साथ जोनाथन को उम्मीद थी कि एबिगेल उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। इसीलिए जोनाथन ने वो सारा नक्शा अपने लॉकर में रखा और जेरेट के साथ बिना लड़ाई किए चला गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तब जेरेट उनकी फैमिली वालों को भी चोट पहुंचा सकता था। अब जोनाथन अपनी बेटी को उस पूरे स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का एक वे बताता है, जिससे कि एबिगेल को समझकर प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जेरेट और उसकी पूरी सेना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर स्टेशन की तरफ बढ़ते रहती है, यानी कि एबिगेल को अपना ये प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अपने फादर द्वारा बताए गए सभी तरीकों के अकॉर्डिंग एबिगेल सूर्य से निकलने वाली रोशनी को ग्लासेस के ऊपर फोकस करती रहती है, पर तभी उस जगह पर जेरेट और उसके सभी साथी आकर रेंजर्स को मारने लगे थे। हालांकि अब रेंजर्स की संख्या काफी बढ़ने की वजह से वो उन्हें टक्कर देते रहते हैं, पर फिर भी जेरेट के सामने टिक पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब यहाँ एबिगेल ने अपना पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया होता है। साथ ही साथ जब उसे हाई पावर्स की जरूरत थी तब उसने अपने अंदर की शक्तियों को उभारा और उस प्रोसेस के अंदर पूरा सप्लाई कर दिया, जिससे कि ये असर 10 गुना बढ़ जाता है। अचानक ही उसके अंदर से एक ऐसी रेडिएशन निकली जो तेजी से फैलकर उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है जो शहर के चारों तरफ लगा हुआ था। ये एक ऐसा धमाका था जिसे कि एबिगेल के फादर ने ही डिजाइन किया था और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी ही बेटी ये आकर पूरा करे। स्टेशन में मौजूद सारे रेंजर्स ने जेरेट के सभी सिपाहियों को हरा दिया था और अब तो अंत में जाकर जेरेट का भी खात्मा हो जाता है, यानी कि अब सारे रेंजर्स जो इतने सालों से छुप छुप कर रहा करते थे वो अब सभी लोगों के साथ फ्रीली रह सकते हैं। हालांकि एबिगेल और बाकी सारे रेंजर्स ने ये जंग जीत ली थी, पर एंड में जाकर एबिगेल को ये पता चलता है कि उस मशीन को बनाते समय उसके फादर जोनाथन ने अपनी बॉडी की सारी शक्तियां लगा दी, जिससे कि कुछ टाइम पहले जोनाथन की मौत हो गई थी। एबिगेल को ये सच्चाई पता चलने के बाद वो काफी दुखी हो जाती है, लेकिन उसने बाकी बचे हुए रेंजर्स के साथ एक बहुत ही बड़ी जंग को जीता था, नहीं तो वो सारे रेंजर्स इसी तरीके से अपनी जिंदगी घुटन में गुजारते रहते थे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।